Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. We are continuing our story, chapter number 6, The Making of a Scientist for grade 10 and our book of Footprints Without Feet. So let us continue. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब जब ये 7th ग्रेड में आए तो इन्होंने क्या देखा कि जो साइंस होती है ना उसमें एक फेयर हुआ था, मतलब लाइक कंपटीशन हुआ था एंड ये उसमें हार गए थे। तब इन्हें एहसास होता है, एक क्लू मिलता है कि एक्चुअल साइंस क्या होती है, इतनी भी आसान नहीं होता, टफ होता है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग while everybody else had won something. E. Bright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब ये वहां बैठे थे, ठीक है, सिटिंग देयर, वो वहां बैठे एंड बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ मिला था पर इन्हें कुछ नहीं मिला, मतलब सब कुछ जीते थे। ब्राइट बताते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिखाया था। इन्होंने ये किया था कि फ्रॉग टिश्यूज होते हैं ना, मेंढक के जो टिश्यूज होते हैं, इन्होंने वो स्लाइड्स पे प्रेजेंट किए थे माइक्रोस्कोप में। फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लोग जीते थे उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की थी, ना कि बस स्लाइड्स दिखा दी, ठीक है। सो मतलब काफी ज्यादा मेहनत करी थी औरों ने। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most was about the insect work I had been doing in the past several years. अब जो कंपटीशन के लिए जो एक पावर चाहिए होती है, एक हिम्मत चाहिए होती है, एक जोश चाहिए होती है ना, वो जोश जो था वो ऑलरेडी रिचर्ड ई ब्राइट में दिखने लगा था और उन्हें अपने आप से वो कह रहे थे कि उन्हें पता है कि अगले साल जब ये फेयर होगा, ये कंपटीशन होगा, तो एक असल एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड जिस विषय में इन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज थी वो ये था जिस इंसेक्ट पे ये इतने सालों से काम कर रहे थे। अब बताओ कौन सा इंसेक्ट था वो, सोचो। यस, बटरफ्लाई। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो ये क्या करते हैं, अभी डॉक्टर उकहाट को मतलब लिख के भेजते हैं, बताते हैं, पूछते हैं कि आइडियाज क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि अगले साल फेयर में हिस्सा लेना है तो क्या रियल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वापस क्या उन्हें जवाब मिलता है, स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। स्टैक होता है मतलब एक ढेर, बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। Those kept E. Bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब इनमें वो पूरे साल बिजी रहे अपने हाई स्कूल के दौरान और इनको काफी प्राइजेस भी मिले थे प्रोजेक्ट्स में, काउंटी में भी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी। For his 8th grade project, E. Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब जब ये 8th ग्रेड में थे, जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें वो एक ऐसी खोज करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है जो ज्यादातर सभी मोनाक कैटरपिलर्स को हर साल उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है वो, इस पे उन्होंने खोज करी थी एक अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। E. Bright thought the disease might be carried by a beetle. By a beetle, he tried raising caterpillars in the presence of beetles. अब beetle एक और इंसेक्ट होता है, बड़ा होता है। So E. Bright को लगा कि शायद वो beetle है जो कि caterpillars को खा जाती है, खत्म कर देती है। तो उसने क्या किया, caterpillars क्या होते हैं, जब अंडे होते हैं ना तितली के, तो तितली बनने से पहले वो एक कीड़ा सा बनता है, उसको हम caterpillar कहते हैं। So इन्होंने caterpillars जो है इन्हें बड़ा किया beetles के साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ। I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. ठीक है, उनको उससे रिजल्ट तो नहीं मिला लेकिन इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था और इस बार ये जीत गए। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. Their theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds.
Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a birdsteiner. अब जो अगले साल का साइंस प्रोजेक्ट था वो ये था कि एक थ्योरी है कि जो विसरॉय, मतलब विसरॉय भी एक स्पीशी है, बटरफ्लाई जो है वो मोनाक्स को कॉपी करती हैं। अब वो क्यों कॉपी करती हैं, वो इसलिए क्योंकि जो थ्योरी होती है वो ये होता है कि जो विसरॉयज हैं वो मोनाक्स जैसी लगती हैं। मोनाक्स जो होती हैं वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती, उनका जो टेस्ट है मोनाक्स बटरफ्लाई का वो चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता, और जो विसरॉयज हैं उनका टेस्ट अच्छा होता है तो चिड़िया उनको खा जाती है। इसलिए विसरॉयज जो है वो कोशिश करती है मोनाक्स जैसी लगने की, ताकि वो किसी भी चिड़िया का डिनर ना बने, मतलब कि उनका खाना ना बने। E. Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब E. Bright का क्या प्रोजेक्ट था, वो ये देखना चाहता था कि अगर मोनाक्स का टेस्ट अच्छा नहीं होता तो क्या चिड़िया उसे खाएंगी या नहीं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it gets. अब स्टारलिंग एक चिड़िया होती है, ठीक है, तो ये क्या पता लगाते हैं कि जो स्टारलिंग होती है वो कोई नॉर्मल बर्ड वाला खाना नहीं खाती, लेकिन उसे जितनी भी मोनाक्स मिलती हैं वो उन्हें खा जाती है। He found that a starling would not eat ordinary food, it would eat all the monarchs it gets, ठीक है। E. Bright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair, ठीक है। तो अब ये जो इनका प्रोजेक्ट था ना, इसको वहाँ जूलॉजी का जो डिवीजन था उसमें तो फर्स्ट प्लेस पे रखा था, फर्स्ट पोजीशन पे, और जो पूरा साइंस का फेयर था उसमें थर्ड पोजीशन पे। और प्रोजेक्ट क्या था, लेट मी टेल यू वंस अगेन, वो ये था कि जो वाइसरॉयज बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनाक्स को कॉपी करती हैं ताकि चिड़िया उन्हें ना खाएं क्योंकि उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, और जो मोनाक्स होती हैं चिड़िया उन्हें नहीं खाती क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन ई ब्राइट एक प्रोजेक्ट में ये देखता है कि क्या सभी बर्ड्स ऐसी हैं, तो वो ये पता लगाता है कि स्टारलिंग जो एक बर्ड होती है वो नॉर्मल खाना नहीं खाती बर्ड फूड, लेकिन जितने भी मोनाक्स मिलती है वो उन सबको खा जाती है। अब देखें ये दो बटरफ्लाईज हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाली है मोनाक बटरफ्लाई और ये नीचे वाली है विसरॉय बटरफ्लाई। मोनाक बटरफ्लाई के जो पंख का डिजाइन है और इसका इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्हें आप अच्छे से देखें और सीखें, ठीक है। So let us continue what comes next. In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जब ये अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड ई ब्राइट ने एक नया रिसर्च शुरू किया जिसमें उन्हें एक डिस्कवरी होती है, एक नई ही जो मतलब जिसकी पहचान नहीं थी अभी इंसेक्ट के हार्मोन की, और इससे इनको इनडायरेक्टली एक नई थ्योरी भी मिली सेल्स के बारे में। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? पुपा होता है जब अंडे से निकल के सेकेंड स्टेप जो होता है, अंडे और बटरफ्लाई कैटरपिलर बनने से पहले जो स्टेप होता है लाइफ साइकिल में, उसे पुपा कहते हैं। सो उसमें एक क्वेश्चन ये निकलता है कि उस पुपा पे 12 बारीक बारीक गोल्ड, मतलब येलो गोल्डन कलर के निशान होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? Everyone assumed the spots were just ornamental, E. Bright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. अब E. Bright क्या कहते हैं कि सबको ये लगता है कि वो जो निशान है वो स्पॉट्स हैं वो जस्ट ऑर्नामेंटल है, मतलब डेकोरेटिव है, नेचुरल है, वो बस है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उर्कोहार्ट को इस पे यकीन नहीं आया। To find the answer, E. Bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब E. Bright एक और excellent, बहुत अच्छे बेहतरीन साइंस स्टूडेंट के साथ एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि वो जो 12 गोल्डन कलर के निशान है पुपा पे वो एक हार्मोन, ठीक है, वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसमें जो नेसेसरी है, जो जरूरी है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। This project won E. Bright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology.
He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. So ये प्रोजेक्ट जो था ना, जिसमें ये दिखाया था कि पुपा पे जो होता है 12 गोल्डन कलर के स्पॉट्स क्यों होते हैं, सो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें से एक हार्मोन निकलता है जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. सो ये प्रोजेक्ट था, इसके लिए ई ब्राइट ने फर्स्ट प्लेस हासिल की थी. ठीक है, और साथ ही इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इनकी एंट्री भी हो गई थी. वहाँ पर इनको थर्ड प्लेस मिली थी, थर्ड पोजीशन आई थी जूलॉजी. जोलॉजी क्या होता है? जोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिफर्स टू द स्टडी अबाउट एनिमल्स, इंसेक्ट्स. ओके, साथ में ही इनको एक चांस भी मिला था काम करने का एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में थी. ठीक है. एज अ हाई स्कूल जूनियर, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. So, high school में थे लेकिन अभी junior ही थे, फिर भी E. Bright ने अपना वर्क कंटिन्यू रखा मोनाच के पुपास पे और इतने एक्सपेरिमेंट्स किए थे यहाँ तक कि इनके प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिल गया था इंटरनेशनल साइंस फेयर में और दोबारा इन्हें आर्मी की लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला था समर में. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch swing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब देखें ये क्या करते हैं. जब ये सीनियर ईयर में आ गए तो इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, मतलब कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक और नया काम किया. जो सेल्स थे मोनाक विंग के, ठीक है, मोनाच जो बटरफ्लाई है उसके विंग में से जो सेल्स थे इन्होंने उनको बड़ा किया अलग से एक कल्चर में. कल्चर इज़ थ्रू केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम ये सेल्स को पालते हैं एक तरह से, फिर उनमें जान होती ही है तो फिर उनमें से हम एक बटरफ्लाई को पैदा करते हैं. किस तरह से देखें, वो ये दिखाते हैं कि जो सेल्स होते हैं हम वो डिवाइड होके एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में बन जाते हैं, लेकिन उनको क्या देना पड़ता है, वो हार्मोन जो कि गोल्डन कलर के स्पॉट्स में से निकलता है. अब आप सोचें कि पहले वो हार्मोन्स को इकट्ठा करते हैं किसी तरह उस पुपा में से और फिर वो जो सेल्स ये रेज करने की कोशिश करते हैं कल्चर में, उनको वो फीड करते हैं वो हार्मोन, तो वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में ग्रो हो जाता है. That project won first place for zoology at the international fair. वहाँ पर इसको first place मिला था. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of US Department of Agriculture. अब ग्रेजुएशन हो गया इनका तो फिर उसके बाद ही और काम ही करते रहे वहाँ आर्मी लेबोरेटरी में, साथ ही लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वहाँ भी इन्होंने काम किया. The following summer, after his freshman year at Harvard University, E. Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब देखें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका पहला साल था, ठीक है, दैट इज़ इन यूएस. एंड फिर ये कहाँ जाते हैं, ये वापस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जाते हैं क्योंकि वो जो हार्मोन था इनको अभी उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने थे और वहाँ पर बहुत बेहतरीन एंड अच्छी टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो इन्होंने ग्रेजुअली उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर लिया. A year and a half later, during his junior year, E. Bright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. अब 1.5 साल बाद, a year and a half later, जब ये सेकेंड ईयर अपने जूनियर ईयर में थे, ई ब्राइट को एक आइडिया आता है कि अपनी जो थ्योरी है इनकी सेल लाइफ की, मतलब उस तितली की, ये जब एक्सरे देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर्स की तो एक आइडिया आता है. अब वो क्या आता है देखते हैं. When he saw those photos, E. Bright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's
puzzles. अब देखें, जब ये वो एक्सरेज देख रहे थे तो इन्हें अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट तो था, पर ये चिल्लाए नहीं कि ओह आई हैव गॉट इट, या मैंने कर दिया, या मुझे पता चल गया। लेकिन इन्हें यकीन हो गया था कि इनकी जो रिसर्च थी इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में और ये जो फोटोज़ थे, इनके ज़रिए बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी पहेली को एक जवाब मिल गया। जो सवाल था, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब देखें, डीएनए आपको पता है, इट इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, इजंट इट? जो डीएनए होते हैं, सो जो सेल होता है वो डीएनए का जो वो शेप होती है ना, ब्लूप्रिंट यू ट्विस्टेड, वो कैसे समझता है, कैसे पढ़ता है? इसका जवाब उन्हें मिलता है, इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. So what E. Bright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. अब E. Bright और उसका जो कॉलेज का रूममेट था जिसके साथ वो रहता था, जेम्स आर वोंग, पूरी रात पिक्चर्स बनाते रहे एंड प्लास्टिक के मॉडल्स मॉलिक्यूल्स के बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कैसे हो सकता है, मतलब जो सेल्स हैं वो डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे समझते हैं, और उसके बाद वो पेपर लिखते हैं ये थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. E. Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. अब देखें, जो लोग उसे नहीं जानते थे उन्हें भी काफ़ी हैरत हुई थी. 1510 बच्चों में से वो सेकंड आए थे एंड हाईएस्ट ऑनर्स में ग्रेजुएट हुए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. एंड उसके बाद वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन चुके थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, जहां उन्होंने अपनी इस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए थे. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. So, अगर ये थ्योरी सही प्रूव हो जाती है, ठीक है, करेक्ट होती है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रोसेस ऑफ लाइफ समझने का, मतलब लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे होती है, स्टार्टिंग से ग्रेजुअली सेल से कैसे बिगिन होता है सब कुछ. लेकिन ये थ्योरी उसके लिए प्रूव होनी ज़रूरी थी. साथ ही नए आइडियाज़ मिल सकते थे कुछ टाइप की बीमारियों का क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशंस एंड इलाज निकालने के लिए, जैसे कि कैंसर और भी बीमारियां, इनका सही इलाज निकालने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे. ये सब पॉसिबल था क्योंकि ई ब्राइट हमेशा से साइंस में बहुत सीरियसली क्यूरियस रहता था, हर चीज़ में उसे सवाल रहते थे, पता करने की एक इच्छा रहती थी. एंड इसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी, जो पर्पस था कि मोनाच के पुपा पे वो 12 गोल्डन स्पॉट्स क्यों थे, वो पर्पस, वो रिसर्च आज इनको थ्योरी अबाउट सेल लाइफ पे ले आया. ठीक है, देखें ये सब मेहनत की बात होती है. रिचर्ड ई ब्राइट बहुत मेहनती थे, उन्होंने अपना वर्क जारी रखा. Richard E. Bright has been interested in science since he began collecting butterflies. जब से butterflies इकट्ठी करते थे तब से interested थे. But not so deeply that he hasn't time for other interest. E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. अब देखें, तितलियाँ कलेक्ट करते थे, रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट्स, पेपर लिखते थे, लेकिन फिर भी इतने भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं थे कि बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचा. ठीक है, बाकी इंटरेस्ट्स के लिए ये चैम्पियन भी बन चुके थे, ठीक है, डिबेट्स में, एंड एक पब्लिक स्पीकर भी बन गए थे. कैनो होती है चलाने की नाव, उसमें भी ये बहुत अच्छे थे. एंड बाहर के मतलब जितने भी काम होते थे, गेम्स, ये उन सब में बहुत अच्छे थे. यहाँ तक कि एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, particularly nature के photos and scientific exhibitions के. In high school, Richard E. Bright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. अब ये straight A student थे, मतलब grade A student थे, हमेशा टॉपर थे, एंड लर्निंग आसान लगता था इन्हें, इसलिए इनकी जो एनर्जी थी ये डिबेट्स में लगाते थे
यूनाइटेड नेशन क्लब्स में. He also found someone to admire, Richard A. Weir, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, E. Bright said. साथ में इनको एक ऐसा शख्स मिला जिनको ये बहुत एडमायर करते थे, मतलब बहुत पसंद करते थे, उनके टैलेंट की ये बहुत इज्जत करते थे. वो इनके एसएसटी के टीचर थे, सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, एंड साथ में ही इन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देते थे क्लब्स को भी. और ये परफेक्ट थे उस टाइम क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताए थे. Richard would always give that extra effort, Mr. Verrier said. What pleased me was, here was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. अब रिचर्ड क्या कहते थे कि हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, एंड सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि 3-4 घंटे तो ये रात में डिबेट का रिसर्च तैयार करते थे, उससे अलग अपनी सारी रिसर्च करते थे बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट्स में भी. ओके, सो देखें कितने मेहनती थे रिचर्ड ई. ब्राइट.